नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अमरनाथ की यात्रा होगी अब आसान, रोपर तक रोपर चलाने की है तैयारी। दंगे में बिखरा जनाधार, किसान आंदोलन से संभाली पार्टी। एमपी हरियाणा में रदौल को साथी की तलाश। महाशिवरात्रि पशु मेला समाप्त होते ही सूना हुआ ये मैदान। रियासत काल से ही इस मेले का है कनेक्शन। जोधपुर में होने जा रहा है मारवाड़ हॉर्स शो। देश भर के घोड़े करेंगे प्रतिभाग। बीजेपी पे बड़ा आरोप, ना शहीद तिलक राज के नाम पर गेट बना, ना सड़क हुई पक्की, वादा नहीं निभाया गया। एम्बुलेंस से तस्करी, ताबूत में खेप, बिहार में गांजा स्मगलिंग। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जिले के सदर थाना इलाके के कठरिया मोहल्ले के एक लॉज में अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले के कारण लॉज में रह रहे कुछ छात्रों को चोटें भी आईं, जिसका इलाज दंगभंगा अस्पताल में किया जा रहा है। हमले के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन हमले में एक तरफ जहां लॉज में रखी बाइक को लोगों ने क्षतिग्रस्त किया, वहीं बंद कमरे के दरवाजे तोड़ छात्र की पिटाई भी की गई। बताया जाता है कि लॉज के अंदर 1 घंटे के दौरान 2 बार हमला किया गया। हमले की जानकारी तत्काल सदर थाने को दी गई। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो गए थे। हमले के डर से सभी छात्र लॉज छोड़कर निकलने गए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद लॉज की मालकिन भी पहुंची। लॉज की मालकिन गीतांजलि राज ने बताया कि लोकल लगभग 50 लड़का लॉज में प्रवेश कर अचानक तोड़फोड़ किया, छात्रों के साथ मारपीट किया और धमकी दी कि लॉज को खाली कर दे, यहाँ कोई छात्र अब नहीं रहेगा। मारपीट में कुछ छात्रों को चोटें भी आई, जिसका इलाज करवाया गया है। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में विक्रम मैजिक सिटी बस और ऑटो जैसे परिवहन के साधन है। वहीं अब कई रूटों पर इलेक्ट्रिक बस भी लगाई गई हैं। इसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन यात्री सफर करते हैं। उनके लिए अब इलेक्ट्रिक बसों का सफर भी आसान हो जाएगा, क्योंकि देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत अब इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े जरूरी जानकारियों को आप तक पहुंचाने के लिए दून वन ऐप यानी कि दून वन ऐप में इलेक्ट्रिक बसों के रूट, टिकट और टाइमिंग की जानकारी देने की प्लानिंग की जा रही है। ऐसे इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने वालों का वर्ग और रूट की जानकारी भी मिलेगी। देहरादून निवासी और अक्सर इलेक्ट्रिक बस से सफर करने वाले श्रियाव कैनेडियन को कहना है कि देहरादून स्मार्ट सिटी की ये पहल आम नागरिकों को बहुत सहूलियत पहुंचाएगी, खासकर जैसे बुजुर्गों को वक्त का पता नहीं चल पाता है और पूरे घंटों स्टॉपेज पर इंतजार करना पड़ता है। अगर मोबाइल से भी बसों की लोकेशन और रूट का पता होगा तो उन्हें भी आसानी होगी। उन्होंने बताया कि कई बार उन्हें बस की टाइमिंग को लेकर दिक्कत होती है। इस ऐप की मदद से अब ऐसा नहीं होगा। स्मार्ट सिटी की सीईओ और देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने जानकारी देते हुए कहा कि ये ऐप सही तरीके से देहरादून के स्थानीय नागरिकों की मदद करता है। इसमें कई तरह की शिकायतें और अब इलेक्ट्रिक बसों से जुड़ी जानकारियां भी दी जाएगी।
उत्तराखंड में अनेक स्वास्थ्यवर्धक वनस्पतियां हैं और फल भी पाए जाते हैं, जिसमें बेड़ू भी एक चर्चित फल है, जिसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। बेड़ू पहाड़ी इलाकों में काफी मात्रा में मिलने वाला स्वास्थ्यवर्धक और स्वाद से भरपूर एक फल है। पहाड़ों में प्रकृति से निशुल्क उपहार के रूप में मिले इस फल से अलग अलग उत्पाद बनाकर पहाड़ के उत्पादों को एक नई पहचान तो मिल रही है, साथ ही इससे रोजगार के नए आयाम भी विकसित होने की ओर अग्रसर है। शुरुआत में बेड़ू से बने जैम, जूस, स्क्वैश, चटनी को बाजार में उतारने के बाद अब इस फल से वाइन भी बनेगी, जिसका प्लॉट कोटद्वार में लगने जा रहा है, जिससे बेड़ू को अब एक और नई पहचान मिलने जा रही है। इससे यहाँ के किसानों को भी फायदा मिलेगा। ILSP के प्रबंधक कुलदीप विष्ट ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि पौड़िया गढ़वाल के जिलाधिकारी आशीष चौहान के पहल पर ही बेड़ू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए इससे पहले पिथौरागढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी और अब इससे कोटद्वार में स्थापित हो रही एक वाइन कंपनी वाइन बनाएगी, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। बेड़ू जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही इसमें शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं। बेड़ू यानी कि पहाड़ी अंजीर का फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये कई बीमारियों में काम आता है। इससे विटामिन सी, प्रोटीन, वसा, फाइबर, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम और लौह तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर के विकास के लिए ये सभी तत्व जरूरी होते हैं। साथ ही अनेकों बीमारियां भी इस फल के सेवन से दूर होती है। एक्सपर्ट प्रतीक वाल्दिया ने भी इसके फायदे बताते हुए इसके भविष्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने को ध्यान देने की बात कही। उत्तराखंड के मध्य हिमालय क्षेत्र में सभी जगह ज्यादातर लाल बुरांश के पेड़ अपने लालिमा बिखेरते हुए नजर आते हैं, लेकिन इन सब से अलग अब पहाड़ों में बुरांश के सफेद फूल का खिलना लोगों को काफी हैरान कर रहा है। चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सोलांग गांव में सफेद बोरांश खिला है। आखिर इतनी कम ऊंचाई पर सफेद बोरांश कैसे खिला है, ये लोगों के बीच में अभी चर्चा का विषय बनी हुई है। बता दें कि लाल बोरांश 1500 से 2500 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र में खिलता है। वहीं लाल बोरांश के बीच ये सफेद बोरांश का पेड़ काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। हिमालय क्षेत्र में खिलने वाले बोरांश के पेड़ भी तुलना में छोटे होते हैं। ये सफेद बोरांश का पेड़ 20 मीटर ऊंचाई वाला होता है, जबकि सामान्य पेड़ 5 से 6 मीटर ऊंचे होते हैं। तेलंग निवासी कल्पेश बता कि पहाड़ के भूगोल से परिचित हर व्यक्ति इस बोरांश को देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। लिहाजा इस दुर्लभ पेड़ को संरक्षित किए जाने की जरूरत है। वनस्पति शास्त्री एवं राजकीय महाविद्यालय कर्णप्रयाग में वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर इंद्रेश पांडे का कहना है कि कभी-कभी किन्हीं कारणों से सफेद बुरांश का बीज निचले स्थानों पर पहुंच जाता है। अलग एनवायरमेंटल स्टार्टअप के कारण इसके पेड़ की पहली और दूसरी पीढ़ी में मॉर्फोलॉजिकल बदलाव भी आ जाता है। यही नहीं, 5वीं और 6ठी पीढ़ी में तो आनुवंशिक गुणों के बदलने की संभावना भी रहती है। ऐसे में ये नई प्रजाति या सब प्रजाति बन जाती है। महाविद्यालय के भूगोल के प्रोफेसर डॉक्टर RC भट्ट का कहना है कि बुरांश का ये पेड़ अभी पहली पीढ़ी का ही है, यानी इसमें सिंगल स्टेम है, लिहाजा ये बदलाव अस्थाई बदलाव ही माना जा रहा है। 14 फरवरी साल 2019 का वो काला दिन, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी अटैक ने देश भर को झकझोर कर रख दिया था। CRPF के 40 जवान शहीद हो गए और उन्हीं 40 जवानों में वीरभूमि हिमाचल के जनपद कांगड़ा के ज्वाली निवासी तिलक राज भी शामिल थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक से भारी कार से CRPF काफिले की बस को टक्कर मार दी थी और बस के परखच्चे उड़ गए थे। पुलवामा अटैक में तिलक राज को शहीद हुए 4 साल बीत चुके हैं। शहीद हुए 4 साल बीतने के बाद भी आज तक हिमाचल सरकार के
वादे पूरे नहीं हो पाए हैं। भाजपा सरकार में किए गए वादे को लेकर शहीद के माता पिता, पत्नी सहित परिजन आज भी राह ताक रहे हैं। दरअसल शहीद की शहादत पर तत्कालीन सरकार ने शहीद के घर को जाने वाली सड़क का नाम शहीद के नाम पर रखने का वादा किया था। धेवा में शहीदी गेट बनाने, शमशान घाट को जाने वाली मार्ग को पक्का करने, धेवा स्कूल का नाम शहीद के नाम से रखने तथा शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया था। उन तमाम वादों में से सरकार महज शहीद की पत्नी सावित्री देवी को ही सरकारी नौकरी दे पाई है। इसके अलावा बाकी वादे महज औपचारिकता तक ही सीमित होकर रह गई है। हैरत की बात तो यह है कि धेवा स्कूल का नाम जरूर शहीद के नाम पर रख दिया गया है, मगर वहां भी एक टीन की चादर पर ही नाम उकेर कर इतिश्री कर ली गई है। वहां शहादत को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, उसमें सरकार का कहीं न कहीं संकुचित दृष्टिकोण ही नजर आ रहा है। आमतौर पर एम्बुलेंस का इस्तेमाल मरीजों को लाने और ले जाने के लिए होता है, लेकिन जब कोई मरीजों के लिए बने वाहन से मादक पदार्थों की तस्करी करे तो क्या किया जा सकता है? कुछ ऐसा ही मामला बिहार से सामने आया है। मामला माधेपुरा जिला से जुड़ा हुआ है। जिला के उदाकीसगंज अनुमंडल अंतर्गत पुरानी थाना क्षेत्र के भटोनी पूर्वी टोला वार्ड नंबर 4 से पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में गांजा बरामद किए हैं। खास बात तो यह है कि गांजा की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल हो रहा था, जो कि बंगाल नंबर का था। एम्बुलेंस के टूल बॉक्स, ताबूत आदि जगहों पर से पुलिस ने 180 किलोग्राम गांजा बरामद किए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालक और 2 महिला कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि कुछ माह पहले भी एम्बुलेंस गांजा की खेप लेकर यहां आई थी। यहां रात में पुलिस द्वारा बाइक से पीछा करने के दौरान पुलिसकर्मी को ठोकर मारते हुए एम्बुलेंस भागने में सफल रहा था। तब से पुरैनी पुलिस और माधेपुरा पुलिस तस्करों पर नजर बना रखी थी। इस बार जब पुलिस को एम्बुलेंस द्वारा फिर से खेप आने की सूचना मिली, तो पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की और पुरैनी थाना क्षेत्र के भटोनी से भारी मात्रा में गांजा की खेप बरामद किए। इस संबंध में एसपी राजेश कुमार ने बताया कि तस्कर बहुत शातिराना तरीके से एम्बुलेंस का उपयोग गांजा तस्करी के लिए कर रहे थे। होली के ठीक पहले अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। चंडीगढ़ से लखनऊ के रास्ते बिहार के मुजफ्फरपुर से लाए जा रहे शराब की बड़ी खेप अयोध्या के रोनाही पुलिस ने बरामद कर लिए है। बाजार में बरामद शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक राजस्थान के झुंझुनू का तो दूसरा हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। वहीं पुलिस पकड़े गए लोगों के आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। दरअसल अयोध्या पुलिस को मुखबिर के द्वारा देर रात अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के आरोपियों ने ट्रॉली में बल्लियां लादे रखी थी ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। वहीं पुलिस ने बालियों के बीच से नीचे से रखे टैंक की तलाशी कर ली और शराब की 175 पेटियां मिली वहां से। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी ट्रैक्टर बिहार के मुजफ्फरपुर की मोटरसाइकिलिंग नंबर से चला रहे थे। उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला शहर नोएडा सूखने की कगार पर है। दरअसल साल दर साल बढ़ती आबादी के प्यास बुझाते बुझाते नोएडा खुद सूखने के कगार पर पहुंच गया है। आवश्यकता से भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। एक दशक पहले जहां जमीन के अंदर 100 फीट पर पानी मिल जाता जाया करता था, वहीं अब
कहीं 200 तो कहीं 300 फीट तक बोरिंग करना पड़ रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी मिलता ही नहीं है, जिसके कारण शहर तो शहर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बाजार से पानी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। नोएडा के जितने भी गांव हैं, जैसे बहलोलपुर, होशियारपुर, सफराबाद, बिसरख, नवादा, इन सभी गांवों के चारों तरफ घनी आबादी वाले सेक्टर हैं। यहाँ हजारों फ्लैट्स और लाखों लोग रहते हैं और उन्हें सभी को जल की आवश्यकता होती है। सराफाबाद गांव के रहने वाले सोनू का कहना है कि जब गांव के आसपास सोसाइटी बनाने के लिए जमीनी को खोदा जाता है, बड़े बड़े गड्ढे किए जाते हैं, तो उसके दौरान ग्राउंड वाटर का काफी दोहन होता है, जिसके कारण पानी काफी नीचे चला जाता है। जहां गांव में उसके आसपास 30 फीट तक पानी मिल जाता था, वहीं आज 200 फीट तक बोरिंग करवानी पड़ रही है। हर साल हम बोरवेल लगाते हैं और इस साल 2 से 3 फीट दोबारा से पाइप डालना पड़ता है। जो खर्चा 30,000 रुपए था, अब वो 1 लाख तक बढ़ गया है। पानी खरीद कर पीना पड़ता है। जितने भी कुएं थे गांव में सब सूख गए हैं। नोएडा की जमुना अथॉरिटी क्षेत्र के किसानों को प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। यमुना विकास प्राधिकरण ने किसानों से अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के रेट बढ़ा दिए हैं। कैबिनेट बैठक में हुए फैसले के मुताबिक अब किसानों को 31,100 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। अभी तक किसानों को 2,332 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा था, यानी किसानों को मिलने वाली मुआवजे में 35% बढ़ोतरी हुई है। अब किसानों से ली जाने वाली जमीन के मुआवजे के तौर पर 764 रुपए प्रति वर्ग मीटर अधिक मिलेगा। सरकार के इस फैसले से जमुना अथॉरिटी क्षेत्र के हजारों किसानों को फायदा होगा। जमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया था, जिसके बाद इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी के लिए भेजा गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए मुआवजे को 788 रुपए प्रति वर्ग मीटर बढ़ा दिया है। बिहार के गया रेलवे स्टेशन पर बुधवार को रेलवे और एनडीआरएफ की टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया। दुर्घटना से बचने और विपरीत परिस्थितियों में प्रभावी रूप से निपटने के लिए रेलवे ऐसे अभ्यास करता है। दरअसल राहत बचाव टीम को पैसेंजर ट्रेन की एक बॉगी के पटरी से उतरने की खबर मिल रही थी। इसके बाद महज 20 मिनट में ही टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने वहां पहुंचते ही अपना अभ्यास शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल शुरू कर दिया गया। ट्रेन की बॉगी के पटरी से उतरते ही रेलवे का स्थानीय आमला सक्रिय हो गया। कंट्रोल रूम को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम रेलवे स्टेशन यार्ड के लिए रवाना हो गई। इसके साथ ही एनडीआरएफ बिहटा 9वीं बैटालियन की टीम जो घटना के वक्त गया में थी, उन्हें भी सूचना दी गई और मौके पर तैनात कर दिया गया। उत्तरी भारत के बड़े गैंगस्टर्स में शुमार लॉरेंस बिश्नोई से अब जयपुर में पुलिस पूछताछ के लिए ले जाएगी। इसके लिए पंजाब में जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जयपुर पुलिस राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। राजधानी जयपुर के जवाहर सर्कल थाने में लॉरेंस से गत 28 जनवरी को रात 11:15 बजे जवाहर सर्कल इलाके में जी क्लब पर हुई अंधाधुंध फायरिंग केस में पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस गैंग के ऋतिक बॉक्सर ने इस केस की जिम्मेदारी ली थी। इस फायरिंग के बाद बदमाश ऋतिक बॉक्सर के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी ली गई थी, जिसमें ऋतिक बॉक्सर ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताते हुए उसके भाई अनमोल बिश्नोई के साथ मिलकर जी क्लब पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। इस संबंध में जवाहर सर्कल थाने में क्लब मालिक की तरफ से केस दर्ज करवाया गया था।
एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा चंडीगढ़ में गए थे। इस वारदात के बाद 5 दिन पहले जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा खुद जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम के साथ पंजाब गए हुए थे, जहां चंडीगढ़ में पुलिस अफसरों से बातचीत कर स्थानीय जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसके बारे में जानकारी जुटाई गई। पिछले 20 दिनों से माता सुख में लिग्नाइट कोयले की खदान से जहरीला धुआं निकल रहा है। नागौर जिले के प्रसिद्ध कसनाऊ माता सुख लिग्नाइट कोयला परियोजना 11 माह से बंद पड़ी हुई है। माता सुख खदान में खुला पड़ा कोयला जलकर धुएं में उड़ रहा है। 20 दिन के बाद भी RSMML द्वारा जल रहे कोयले का समाधान नहीं हो पाया। इस कारण से गांव वालों को सांस लेना अब दुश्वार हो गया है। RSMML राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है जो कोयला खनन पर काम करती है, लेकिन इस विभाग के पास ना तो साधन है और ना ही संसाधन है जिससे कोयले को बुझा सके, क्योंकि इस विभाग का सारा काम निजी कंपनियों द्वारा ठेके पर किया जाता है। RSMML के पास संसाधन की कमी की वजह से 20 दिन से माइन से धुआं निकलते ही के वजह से आसपास के गांव कोयले के धुएं से धुंध छा गया है। लोगों की यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। विभाग के द्वारा कोयला बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन धुंध की वजह से या उत्पन्न होने चिकित्सक जगदेव बताया कि का धुआं इंसान साथ जानवरों के लिए भी खतरनाक है। कोयले के धुएं में लगातार संपर्क में रहने की वजह से श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि न्यूकोमियासिस, लंग फाइब्रोसिस, आंख में और नाक में जलन, त्वचा संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। इसमें फेफड़े को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।